का अगला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, कितने प्रकार के अलग अलग प्रॉपर्टीज है और इनको समझना और इनको अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर आपके ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के बेस करते हैं। ठीक है, और बाद में जाकर के अपन अगले लेक्चर से इसका एप्लीकेशन देखना स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट का, क्यों हमें डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है। सही बात है, क्लियर है? तो चलिए अभी प्रॉपर्टी को एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर आप समझोगे नहीं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस जो होगा इस लेक्चर में वो कुछ भी आप समझ नहीं पाओगे। तो ये एक एक छोटे मोटे प्रॉपर्टीज को ध्यान से फील करना और उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन में उस प्रॉपर्टी को सही सही अप्लाई कर पाओ। बहुत बच्चे गलत तरीके से प्रॉपर्टी को रीड कर लेते, जिस वजह से वो गलत प्रॉपर्टीज लगा देते और उनका आंसर जो है वो भी गलत आना शुरू हो जाता है। सही बात है, इसीलिए प्रॉपर्टी का अहमियत काफी ज्यादा है। तो इस चीज को आप ध्यान से जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा गया है। पहला प्रॉपर्टी है if we interchange all rows by columns and all columns by rows, then process is called transpose and value of determinant remains the same. ठीक है, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट में जितने भी रोज है उन सबको मैं कॉलम बना दिया, या फिर जितने भी कॉलम है उन सबको, तीन रो है तीनों को कॉलम बना दिया मैंने, और अगर तीनों के तीनों कॉलम को तीन रो बना दिया तो उन दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उन दोनों का वैल्यू अगर आप निकालते हो एक्सपांड करके तो दोनों का वैल्यू आपको जो है क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली सेम मिलेगा। सही बात है क्या? तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा वन की बात करूं तो डेल्टा वन मैंने लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैंने इस फर्स्ट रो को सेकंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरा डिटर्मिनेंट जो है वो मैं चेंज कर देता हूं मैं कि सारे के सारे रोज, कोई भी दो को करने से नहीं होगा, दो को करने से क्या होगा वो बाद में देखेंगे। सारे के सारे रोज को अगर मैं सारे कॉलम बना देता हूं, तीनों के तीनों रो को तीनों कॉलम बना दिया, या फिर तीनों के तीनों कॉलम को मैंने रो बना दिया, तब जाकर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डेल्टा टू डेल्टा वन बराबर रहेगा। ये डेल्टा वन टी का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। वो क्या है आप मैट्रिसेस में और अच्छे से पढ़ोगे जाकर के। ठीक है, तो इस तरीके से सारे रोज को अगर मैं कॉलम बना दिया तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है ना, क्लियर है? तो आप याद रखना कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू इंटरचेंज कब नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी केस में नहीं होता कि अगर मैं सारे के सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है ना, तब अपन आराम से बता सकते हैं कि दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। सही बात है क्या? यहाँ पे तीनों रो को मैंने तीनों कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सही बात है क्या? फील करना एग्जैक्टली, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया। ठीक है, एग्जैक्टली ये प्रोसीजर होने से ही अपन बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो तो दोनों को एक्सपांड करके देख लो। समझ आ रहा है मेरी बात? कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं आता है। ठीक है ना, इधर से अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड करते हो तो A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 होगा। इधर से फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दो तो A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 होगा। ठीक है ना, इधर से फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर देना, यहाँ से फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर देना, देखोगे वैल्यू दोनों का सही नहीं आ गया। अभी ये मत पूछना कि सर यहाँ पे फर्स्ट रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्यों कर रहे हो। अरे भाई करने में तो मैं यहाँ पे भी फर्स्ट रो यहाँ पे भी फर्स्ट रो करके दे सकता हूँ, बट एज ये फर्स्ट रो यहाँ पे कॉलम बन गया तो डायरेक्टली आपको विजिबल हो जाएगा कि कैसे दोनों सेम हो गया। समझ में आ रहा है? अदरवाइज अगर इसको भी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करना है करो ना, क्या दिक्कत है? फिर आप कॉमन वगैरह ले लेना अच्छे से, तो इसी का ही आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो मुद्दे का बात है कि अगर मैं सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दी है ना, और या फिर सारे कॉलम को अगर मैंने रो बना दिया तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? अगला प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी है इफ एनी रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज इन साइन ओनली। अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हो, कोई भी दो रो या फिर कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हो, तब वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सेम नहीं रहेगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो को मैंने सेकंड रो बना दिया और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया, दैट इज रो 1 और 2 को मैंने इंटरचेंज किया। तो कोई भी दो रो को अगर मैंने इंटरचेंज किया तो मेरे पास एक माइनस साइन बाहर आएगा। क्लियर है क्या? समझ रहा है? फिर देख यहां से इन दोनों को इंटरचेंज करके ये मिला मेरे को। ठीक है,
यहां से अगर वापस इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं तो क्या आएगा, एक और माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये तो वापस वही डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा ना। क्लियर है? तो आप समझना कि अगर एक बार मैं किसी भी दो रो या फिर कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो एक माइनस साइन बाहर आएगा। एक और बात, जैसे मान लो यहाँ पे a1 b1 c1 को मैंने यहाँ पे लेकर के आ गया और इस चीज को यहाँ पे लेकर के चला गया, तो एक और माइनस साइन बाहर आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये ऑपरेशन एक बार लगाने से एक माइनस साइन बाहर आता है। ठीक है? क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है ना? तो अगर मैं ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, कि मान लो यहाँ पे मैंने a1 b1 c1 नहीं दिया, यहाँ पे मैंने आपको a3 b3 और c3 दे दिया और नीचे वाले में मैंने आपको a1 b1 और c1 दे दिया। सही है? और मैंने बोला कि ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है, प्रूव करो। तो आप क्या करोगे, सिंपल इस प्रॉपर्टी, इस डिटरमिनेंट के ऊपर दो बार ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। एक बार आप इसको और इसको इंटरचेंज करोगे, तो आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, r1 इज चेंज टू r2। समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये जब चेंज होकर के आ जाएगा तो उससे पहले जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ था वही आएगा यहाँ पे, दैट इज a1 b1 c1 सेकंड पोजीशन में और a2 b2 c2 फर्स्ट पोजीशन में आएगा। फिर आप क्या करोगे कि a2 b2 c2 और a3 b3 सॉरी a1 b1 c1 जो यहाँ पे आ जाएगा और a3 b3 c3 उन दोनों में मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा चीजें। समझ आ रहा है ना मेरी बात? क्लियर है? जैसे कि ऊपर वाला तो पढ़ा दिया, तो ऊपर वाले को इरेज करके लिख देता हूं ना, क्या दिक्कत है? सही बात है, ऊपर वाले को इरेज करके लिख देता हूं, आप समझते जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि स्पेस है नहीं। तो अगर मैं डेल्टा इस चीज को कंसीडर करता हूं, दैट इज आपका a1 a2 a3 b1 b2 b3 और इधर है आपका c1 c2 c3। यहाँ पे अगर आप एक बार ऑपरेशन लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, a2 b2 c2 ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा a1 b1 c1 और इधर आ जाएगा a3 b3 c3। तो इसमें आप क्या लिखोगे, रो 1, ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन लगा है, रो 1 इज चेंज टू रो 2 या फिर रो 2 इज चेंज टू रो 1, कुछ भी एक बोल सकते हैं। ठीक है? तो यहां से एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, जानते हो बाय दिस प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर मैंने रो 2 और रो 3 को वापस चेंज किया, दैट इज a2 b2 c2 यहाँ पे आ जाएगा, तो रो 3 आ जाएगा रो 2 के जगह में और रो 2 चला जाएगा रो 3 के जगह में, दैट इज r2 इज चेंज टू r3। समझ रहे मेरी बात? तो माइनस एक और बाहर आएगा जिस वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इधर मैंने इवन नंबर ऑफ ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है? ये ऑपरेशन मैंने इवन टाइम्स लगा दिया। अगर ये ऑपरेशन में इवन टाइम्स लगाऊंगा तो आंसर सेम ही रहेगा, बट अगर ऑड टाइम्स लगाऊंगा, 3 बार अगर मैंने चेंज किया, ठीक है, फिर इसको और इसको वापस चेंज कर दिया तो एक और माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये ऑपरेशन इवन टाइम्स लगाओगे तो माइनस ही रहेगा बाहर, अगर सॉरी इवन टाइम्स अगर लगाओगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर ऑड टाइम्स लगाओगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। सही बात है क्या? और ये सबका प्रूफ बहुत ही आसान है, एक्सपांड करके आप देख सकते हो। ठीक है? प्रूफ में अगर नहीं जा रहे, जरूरत नहीं है उसका खास करके, ठीक है ना, तो एक्सपांड करके इजीली देख सकते हो, तो वही उसका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझो मेरी बात है ना? जहां पे जरूरत है बता दूंगा। अगले प्रॉपर्टी पे चलते, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है कि इफ अ डिटरमिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज 0। बिल्कुल सही। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो उस डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्टली 0। क्यों? देखो यहां पे ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो इनको छोड़ो, थर्ड वाले के अकॉर्डिंग एक्सपांड करो, तो क्या आएगा, a3 इंटू b1 c1 माइनस b1 c1 0। सिमिलरली माइनस b3 इंटू, या फिर जो भी आएगा इस पोजीशन का कोफैक्टर अगर मैं लिखूंगा तो प्लस b3 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर लिखने जब जाओगे तो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो माइनर आएगा वो तो 0 हो जाएगा ना, a1 c1 माइनस a1 c1। तो ऐसी तो कहानी खत्म। फिर इस पोजीशन का भी माइनस 0 हो जाएगा, a1 b1 माइनस a1 b1, तो आंसर तो ऐसे ही 0 आ जाएगा। तो इस रो के अकॉर्डिंग अगर मैंने एक्सपांड किया, अभी सवाल पूछता है बच्चा यहाँ पे मेरे को कि सर इस रो के अकॉर्डिंग आपने एक्सपांड किए तब आपको 0 मिल रहा है, अगर मैं इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड करता हूं तो 0 नहीं मिलेगा। अरे करके देखो, मिलेगा 0, तब आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो डायरेक्टली आपको कैंसिल आउट हो जाएगा सारी चीज। समझो मेरी बात? तो ये चीज याद रखना कि कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाता है तो आंसर क्या आएगा, 0।
अभी बच्चा पूछता अच्छा सर 2 रो सेम है, अगर 3 रो सेम हो जाता है, अरे भाई 2 रो सेम है तो 0 है, तो 3 रो सेम है तो 0 होगा ना। ये भी अगर A1 B1 C1 हो गया तो भी तो आंसर इसका 0 ही आएगा ना, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखो कि एटलीस्ट 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में सेम हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। या फिर मैं एक और चीज लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो डायरेक्टली 0 हो गया या फिर कोई भी एक कॉलम डायरेक्टली 0 हो गया तो भी उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो चीज आपको भी समझ आना चाहिए कि उसका रीजन क्या है, समझ रहे हो। तो ये सब चीजों का एक्सप्लेन करना बड़ा सिंपल है, सही बात है, क्लियर है। आगे चलते हैं अपन। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर दैट द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। समझ रहे हो मेरी बात। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या फिर कॉलम का अगर किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम को आप अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो वो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का बराबर हो जाता है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो इस पूरा डिटर्मिनेंट में किसी भी पर्टिकुलर रो को मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को, मान लो सेकंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा डिटर्मिनेंट का आंसर k टाइम्स हो जाएगा। क्यों, सोचो ना, इस डिटर्मिनेंट को जब आप अप्लाई मतलब एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, k a1 इंटू इस पोजीशन का माइनस प्लस k b1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर प्लस k c1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर। समझ में आ रहा है। तो k जो है वो पूरा तो कॉमन आ जाएगा, k अगर पूरा कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, a1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर प्लस b1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर प्लस c1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर, और वो है क्या, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है, तो ये k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा। समझ में मेरी बात, क्लियर है क्या, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या फिर कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ओवरऑल पूरा डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो k टाइम्स हो जाएगा। अभी अगर आप ये बोलोगे कि सर अगर मैं 2 रो पे k टाइम्स कर देता हूं तो ये k स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 रो पे या फिर 3 कॉलम पे कर दोगे तो क्या होगा, तो ये k क्यूब हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात, ठीक है ना। जैसे इस चीज में अगर मैं 2 रो पे यहाँ पे करता, यहाँ पे अगर k हटा देता तो ये k स्क्वायर होता, बट एज मैंने तीनों जगह पे मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये क्या होगा, k क्यूब इंटू टी होगा। समझ रहे मेरी बात, क्लियर है। क्यों, क्योंकि समझो ना अच्छे से, k a1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर प्लस k b1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर प्लस k c1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर। अभी एक k तो कॉमन आया ही आया, बट जब आप कोफैक्टर लिखने जाओगे तब माइनर भी लिखोगे आप, ऑब्वियसली माइनर तो लिखना ही पड़ेगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर, और माइनर क्या लिखोगे इस पोजीशन का, k स्क्वायर b2c3 माइनस k स्क्वायर b3c2, तो उस जगह से k स्क्वायर एक आएगा बाहर, यहां से भी k स्क्वायर आएगा, यहां से भी k स्क्वायर आएगा, तो ओवरऑल जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, k क्यूब कॉमन आएगा ना, तो वही चीज लिख रहे हैं अपन। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर है। तो इसीलिए अपन ये बोलते हैं कि मैट्रिसेस में अगर क्या होता है वो बात बोलेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो, बट डिटर्मिनेंट में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को अगर मैं k से मल्टीप्लाई किया तो पूरा डिटर्मिनेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को अगर मैंने k से मल्टीप्लाई किया ना तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू k टाइम्स हो जाएगा, कन्फर्म है। समझ रहे हो, लॉजिक मैंने उसका बता दिया। अभी 2 रो पे आपने k टाइम्स किए तो k स्क्वायर होगा, तीनों पे कर दिए तो k क्यूब होगा, और तो उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हो, जगह ही नहीं है। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट में उससे ज्यादा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना। ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट अगर आया तो कर सकते हो 4, मैक्सिमम k टू द पावर 4 आ सकता है। समझ रहे हो, क्लियर है। चलो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। अगला प्रॉपर्टी में चलते, प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सपांड एज a sum of 2 terms, then the determinant can be expand as the sum of 2 determinants. समझो कि अगर किसी भी एलिमेंट को मैं 2 चीज का, मान लो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, उस 5 को मैं 5 ना लिख के 2 प्लस 3 लिख रहा हूं, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है उसको मैं 3 प्लस 3 लिख रहा हूं, और उसको मैंने 7 लिखा हुआ है इसको मैंने 3 प्लस 4 लिखा, ठीक है। तो इस चीज को भी एग्जैक्टली 2 पार्ट में मैं ब्रेक कर दूंगा। पहला डिटरमिनेंट में ये दोनों पार्ट तो सेम आएगा, और इधर a1 b1 c1 पहला पार्ट इधर आ जाएगा, और x y z
ये इधर आ जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर? तो एग्जैक्टली अगर इसको प्रूव करना है आपको तो ये चीज प्रूफ पूछा जा सकता है, बट प्रूफ उसका वही होता है एक्सपांशन करके देखना। समझ में आ रहा है ना? इस चीज को एक्सपांड करो, इसको करो, इन दोनों का समीशन करो, जो रिजल्ट आएगा इसके इक्वल आएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? पक्की बात? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर आपको अगर शॉर्ट प्रूफ देखना है तो मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा मेरी तरह सोचिए। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? देखिए, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? इस चीज को समझ एक बार कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? a1 प्लस एक्स इंटू c11 प्लस उधर क्या आएगा? b1 प्लस वाई इंटू c12 प्लस c1 प्लस z इंटू कोफैक्टर ऑफ 1। क्लियर है? तो अगर मैं इसका बात किया तो यहां से मेरे पास एक चीज आ जाएगा ना, a1 c11 प्लस b1 c12 प्लस c1 c13, ये आ जाएगा। और दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा? x c11 प्लस y c12 प्लस z c13। तो इन दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब ही तो है कि आपका ये वाला डिटरमिनेंट, और इसका मतलब ही तो है आपका ये वाला डिटरमिनेंट। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है क्या? क्योंकि इस डिटरमिनेंट को अगर मैं इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड किया तो यही तो आएगा, a1 इंटू कोफैक्टर प्लस b1 इंटू कोफैक्टर प्लस c1 इंटू कोफैक्टर। और इसको भी अगर मैंने एक्सपांड किया तो भी तो यही आएगा ना कि भाई कि x इंटू कोफैक्टर प्लस y इंटू कोफैक्टर प्लस z इंटू कोफैक्टर। समझ लो? क्लियर है? तो वही चीज हमारे को यहाँ पे समझना होता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या फिर कॉलम को अगर मैं सम ऑफ टू एलिमेंट्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं तो ये पूरा पूरा डिटरमिनेंट सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस हो जाता है। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्की बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अभी आता है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 6, जो सबसे इंपॉर्टेंट और तगड़ा प्रॉपर्टी है। ठीक है? तो इस चीज को समझो, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्वेश्चंस में आप सबसे ज्यादा करोगे। ठीक है? अगर ये समझ नहीं आया आपको सही तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली समझने का प्रयास करो। ठीक है सर? देखो, रो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है? रो कॉलम ऑपरेशन क्या लिखा गया है? द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट remains unaltered under a column operation of the form column is changed to column, जो कॉलम को आप चेंज कर रहे हो वो कॉलम प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ अदर कॉलम प्लस बीटा टाइम्स ऑफ अदर कॉलम। ठीक है? जहां पे जे और के कभी भी आई के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? जे और के आपस में इक्वल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जे और के दोनों आई के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है? या फिर रो ऑपरेशन लगा रहे हो, सेम टू सेम रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है। जैसे मैं इस एग्जांपल को लेकर के आपको मैंने दिखाता हूं, मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल लेकर के, तभी जाकर क्या फील कर पा रहा हूं। ठीक है? अदरवाइज फील नहीं कर पाओगे चीजों को। जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या है। मैं जैसे हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, ठीक है ना? ये क्या है? a1 b1 c1, इधर है आपका a2 b2 c2, और इधर है आपका a3 b3 c3। सही बात है? क्लियर है? तो इस डिटरमिनेंट को मैं इसमें कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा? ठीक है ना? अभी जो मेरा ऑपरेशन मैंने लिखा वो क्या लिखा देखना जरा, आर आई इज चेंज टू आर आई प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ आर जे प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर के। सही बात है क्या? क्लियर है? सिमिलरली कॉलम आई इज चेंज टू कॉलम आई प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ कॉलम जे प्लस बीटा टाइम्स ऑफ कॉलम के। ये चलेगा। तो इस ऑपरेशन में आप एक चीज ध्यान से देखो कि मैं जिस रो को चेंज कर रहा हूं या जिस कॉलम को चेंज कर रहा हूं, तो उसको जब चेंज कर रहा हूं तो पहले मैं आर आई ही लिखा या फिर पहले मैं आर जे सी आई ही लिखा, उनका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहेगा। ये याद रखना। समझ लो ना? उनका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहेगा। अगर कोफिशिएंट को आप स्केल कर देते हो, जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट अल्फा टाइम्स हो गया, अगर इसका कोफिशिएंट अल्फा टाइम्स हो जाता है तब क्या होगा वो देखेंगे अपन, आप चिंता मत करो। बट अभी जो बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझो कि इस ऑपरेशन में ये आर आई ही रहेगा, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहेगा। ऐसा मत कर देना कि आर आई इज चेंज टू 2 आर आई प्लस 3 आर जे प्लस 4 आर जे, ऐसे मत कर देना, है ना? आर आई ही रहेगा, सी आई ही रहेगा। पहले फर्स्ट जो आएगा सी आई चेंज टू सी आई प्लस समथिंग, कुछ भी हो। ठीक है? आर आई चेंज टू आर आई प्लस समथिंग, ऐसे होता है चेंजिंग। ठीक है? क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं ना इसको। जैसे मान लो
मैं यहाँ पे रो वन जो है इस रो वन को चेंज कर रहा हूं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। कैसे ऑपरेशन, सॉरी प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, यूजिंग दिस ऑपरेशन कैसे चेंज कर रहा हूँ, रो वन को मैं चेंज करके लेके जा रहा हूँ रो वन प्लस एम टाइम्स ऑफ रो टू। ठीक है ना, तो रो वन को अगर मैंने चेंज किया रो वन प्लस एम टाइम्स ऑफ रो टू, तो ये क्या हो जाएगा ए वन प्लस एम टाइम्स ऑफ ए टू होगा। ठीक है, इधर वाला क्या हो जाएगा बी वन प्लस एम टाइम्स ऑफ बी टू होगा, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा सी वन प्लस एम टाइम्स ऑफ सी टू होगा। क्लियर है, और इधर आपका ए टू ही रहेगा, बी टू ही रहेगा, सी टू ही रहेगा, और इधर भी आपका ए थ्री रहेगा, बी थ्री रहेगा, सी थ्री रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्लियर है, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बट मैक्सिमम जो आप चेंज कर सकते हो वो अगर 3 रो आपके पास है तो 2 रो को मैक्सिमम चेंज कर सकते हो, यानी कि आपके पास जितने भी रोज या फिर कॉलम होंगे उसमें से आप मैक्सिमम कम से कम एक रो को अनचेंज तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर तीनों के तीनों को चेंज कर दिए एक साथ तो काम नहीं चलेगा। जैसे इस जगह पे हमने 2 ऑपरेशन लगाया, एक तो हमने ये किए थे R1 प्लस एम R2, और दूसरा मैंने ये किया था कि R1 के साथ साथ मैंने R3 को भी चेंज किया। तो R3 को अगर चेंज किया तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे R3 आएगा, R3 के साथ प्लस m टाइम्स ऑफ या फिर k टाइम्स ऑफ कुछ और आएगा। ठीक है ना, तो R3 के साथ प्लस में क्या आया था, प्लस उधर लिखा हुआ है बीटा टाइम्स ऑफ R2, तो बीटा टाइम्स ऑफ R2 अगर कर देता हूं तो ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा A3 प्लस m टाइम्स ऑफ A2, ये हो जाएगा B3 प्लस m टाइम्स ऑफ B2, और ये हो जाएगा C3 प्लस m टाइम्स ऑफ C2। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डिटरमिनेंट और इसका आंसर सेम है। बट उसके बाद अगर आप R2 को भी चेंज कर देते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि R2 को अपन चेंज नहीं कर पाए। अगर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो मैक्सिमम 2 रो को चेंज कर पाओगे, एक को तो इंटरचेंज रखना ही पड़ेगा। अगर सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो मैक्सिमम एक को ही चेंज कर पाओगे, एक को तो अनचेंज रखना ही होगा। फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो मैक्सिमम 3 को चेंज कर पाओगे, एक को तो रखना ही होगा अनचेंज। 4 रो और 4 कॉलम में से अगर रो कर दो तो रो, कॉलम कर दो तो कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक साथ रो कॉलम दोनों में कर देना, या तो रो करोगे रो, नेक्स्ट स्टेप में अगर जरूरत आया तो कॉलम करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो, एक क्वेश्चन में दोनों ही लगा सकते हो, या तो रो या तो कॉलम, बट एक साथ एक ही स्टेप में रो और कॉलम दोनों मत लगा देना, ये अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बोले यहाँ पे रो लगा दिया और यहाँ पे ही कॉलम लगा दिया, नहीं, ये कॉलम अगर लगाना है तो एक वैल्यू दे करके नेक्स्ट स्टेप में लगाओ। समझ में मेरी बात? जब क्वेश्चन करूंगा तब दिखाऊंगा मैं आपको और अच्छे से। सही बात ना? तो ये सब चीजों को ध्यान से समझना, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं फील करना इस चीज को, R1 चेंजेस टू R1 प्लस कुछ भी करो, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कॉलम 1 प्लस m टाइम्स ऑफ R2 मत कर देना। कॉलम ऑपरेशन अगर है तो सारे के सारे कॉलम ही आएगा, रो ऑपरेशन अगर है तो सारे के सारे रो ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान से आप समझना बात को। ठीक है, तो वापस बता देता हूं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस m R2 का मतलब क्या है कि R1 का हर एक एलिमेंट को मैं इस चीज से चेंज कर रहा हूं, मतलब रिप्लेस कर रहा हूं। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस m R2 अगर होता है मतलब क्या, A1 चेंजेस टू A1 प्लस m टाइम्स ऑफ A2, बिकॉज R2 का मतलब रो 2 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है A1 का वो कौन है, A2 है। B1 का B2 होगा, C1 का C2 होगा, तो B1 प्लस m B2, C1 प्लस m C2, इस तरीके से आएगा। समझ रहे हो ना? और अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि सर कैसे ये दोनों डिटरमिनेंट सेम हो गया, वो चीज अगर आपको समझ नहीं आता है तो चलो मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से देखो इस चीज को। अगर आप यही चीज प्रूव करना चाहते हो ना तो आप मेरे साथ देखो, ऊपर वाला प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऊपर वाले प्रॉपर्टी में क्या बोलता था, ये चीज लगा सकते ना, इसको देख मैं 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दूंगा। एक बार तो मैं लिखूंगा A1 A2 और नीचे जो था A3 प्लस M2 है ना, और इधर एक बार लिखूंगा B1 B2 C1 C2 और इधर B3 प्लस M B2 और इधर C3 प्लस M C2 ऐसे, और इधर एक बार लिखूंगा M A2 M B2 और M C2। ठीक है, ये A2 B2 C2 है, ठीक है ना, और ये है आपका A3 प्लस M A2 और B3 प्लस M B2। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो आप दोनों जगह पे, यहाँ पे भी एक साथ नहीं लगा सकते ना, लगाना है तो एक ही जगह पे लगाओगे, है ना। यहाँ पे भी अगर मैं A3 प्लस x लिख देता हूँ तो अलग अलग करके ब्रेक कर दोगे क्या, यहाँ पे भी A3 आएगा, एक बार x आएगा, नहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। स्प्लिट करेंगे तो वही आएगा जो आप सोच रहे हो, बट अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा, है ना। मैंने बस इस जगह पे, इस रो पे अभी ये प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी नंबर 5। क्लियर है क्या? तो अभी जरा ध्यान से आप एक चीज देखोगे, अगर आपको समझ में आता है कि यहां से ये m कॉमन जाएगा,
यहां से ये m कॉमन जाएगा बाई प्रॉपर्टी 4। ये देख k टाइम्स कॉमन आया d, क्योंकि एक रो से अगर एक वेरिएबल कॉमन लेकर के आते हो तो वो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू से कॉमन आता है, जानते हो ये चीज, ठीक है ना, बाई प्रॉपर्टी 4। यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 लगाया, यहाँ से प्रॉपर्टी 4 लगा रहा हूं। अभी क्या आ गया कि दो रो एग्जैक्टली सेम आ गया। अगर दो रो एग्जैक्टली सेम आ गया तो इसका वैल्यू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, क्योंकि दो रो एग्जैक्टली सेम आ गया तो आंसर इस डिटरमिनेंट का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वैनिश हो गया पूरा, हटा दो इसको, ठीक है। अभी इस रो पे वापस प्रॉपर्टी 5 लगा दो तो क्या आ जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना। एक बार a3 b3 c3 आ जाएगा और प्लस में एक और बार क्या आएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और m a2 m b2 और m c2, क्लियर है। तो यहां से m कॉमन ले लो, तो m कॉमन लोगे तो रो 2 और रो 3 सेम हो जाएगा, तो वापस इसका आंसर 0, तो बचेगा सिर्फ यही जो कि है आपका d। समझ रहे हो, इसीलिए रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाने से सही रो ऑपरेशन सही करके लगाना पड़ेगा, गलत लगाने से काम नहीं चलेगा। सही रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्लियर है। समझते हो इस बात को, अगर समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, और क्या चाहिए, क्लियर है, समझ गया ना। अच्छा अभी देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया क्या होगा कि अगर आप R1 को, ये होता है ओरिजिनल रो और कॉलम ऑपरेशन, जो आपको याद रखना है वो यही रखना है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। आपको अनाप शनाप चीजें नहीं करना है, आपको जो याद रखना है वो यही रखना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं इस तरीके से, मतलब CI चेंज टू CI प्लस ना करके RI चेंज टू RI प्लस ना करके, जो मैंने आपको पहले बोला था कि CI और RI का कॉफिशिएंट को मैं चेंज करने जा रहा हूं, अगर मैं उनका कॉफिशिएंट को चेंज करता हूं, दैट इज k टाइम्स कर दिया, तो पूरा डिटर्मिनेंट, जो नया डिटर्मिनेंट d डैश का जो वैल्यू आएगा ना, मतलब जो भी आप ऑपरेशन लगाने के बाद ये तो नहीं आएगा, जो भी वैल्यू आएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई k हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाई k हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको ये दिखाता हूं। जैसे आप ये नहीं समझते हो कि वो इंटीग्रेशन में अपन करते थे ना, f ऑफ ax प्लस b, ठीक है ना, जैसे f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन करते थे, f का जो डेरिवेटिव है वही आता है आंसर, और बाकी साथ में 1 बाई k एक बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर k टाइम्स ऑफ R1 करोगे तो 1 बाई k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रूफ भी मैं देता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेकर के वेरीफाई करता हूँ इसको। तो ये मान लो आपका एक डेल्टा है 1 2 3, ठीक है, फिर 2 3 4, फिर है आपका 2 0 5, सही बात है, क्लियर। अभी इस डेल्टा को मैं इस डेल्टा टेस्ट में चेंज कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन, ठीक है। अभी ये जो ऑपरेशन है वो आपका रूल पे तो नहीं लिखा गया है, ये ऑपरेशन तो आपका रूल पे नहीं लिखा गया है, समझ रहे हो मेरे बात, ये ऑपरेशन तो आपका रूल पे नहीं लिखा गया है ना, आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर ऐसे करते हैं तो होगा क्या, समझ रहे हो ना। बट क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम आप इस तरीके का कोई ऑपरेशन को यूज करोगे ही नहीं, आप सिर्फ ये ऑपरेशन या तो ये ऑपरेशन ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये मत करना, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर ऐसे होता है तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ये ऑपरेशन लगा देता हूं इस डिटर्मिनेंट के ऊपर तो क्या आएगा, रो 1 चेंज हो जाएगा इस चीज में, और तो मैंने किसी को चेंज नहीं किया, 2 3 4 2 0 5 रिमेन सेम, ठीक है। रो 1 को चेंज किया, रो 1 को कैसे चेंज किया, 3R1 प्लस 2R2, मतलब ये 1 चेंज हो जाएगा 3 इंटू 1, क्योंकि R1 तो यही है ना, R1 का फर्स्ट एलिमेंट तो यही है, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू R3, दैट इज 3 प्लस 4 7 हो जाएगा ये। अभी रो 2 को चेंज करो तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 0, तो ये 6 ही रहेगा। और यहाँ पे ये क्या आएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर निकालो तो क्या आएगा, इसका आंसर एक बार निकालो। इसका आंसर अगर निकालना है तो मैं इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड करूंगा इसको, ठीक है ना। तो इस रो के अकॉर्डिंग अगर मैंने एक्सपांड किया तो क्या आएगा, यहाँ का कोफैक्टर ये हो जाएगा 3 1 पोजीशन, ये 3 2, ये 3 3, तो यहाँ का प्लस ही आएगा, ये माइनस आएगा, ये भी प्लस ही आएगा, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ मेरा क्या हो जाएगा, 8 माइनस 9 दैट इज -1, और प्लस 5 देख लेते हैं क्योंकि 0 का तो देख के फायदा नहीं, तो 0 ही आएगा। 5 का माइनर देख लेते हैं, प्लस 5 ही आएगा, और माइनर 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना, -1, तो ये आंसर जो है वो आपके पास क्या आया, -7 आया, क्लियर है, समझो, ठीक है ना। अभी इस डिटरमिनेंट का आंसर निकालते चलो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। तो ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ
इसको डेल्टा डैश बोल देते हैं, ठीक है ना। 2 टाइम्स ऑफ, देखो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 24, 24 माइनस 3 इंटू 19 कितना 57, तो 24 माइनस 57 हो जाएगा आपका 34, ठीक है ना, माइनस 34, और प्लस 5 टाइम्स ऑफ अगर मैं करता हूं तो 21 माइनस 12 हो जाएगा आपका लगभग 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस 68 और प्लस ये आ जाएगा 45, तो ये कितना आने के लिए तैयार हो गया, सही क्या क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा यार। 2 अगर है तो 24 माइनस 57 है ना, अच्छा 33 होगा, 33 होगा, सही बात है 33 होगा, तो ये 66 होगा, माइनस 66 प्लस 45 हो जाएगा माइनस 21, ठीक है ना। तो माइनस 21 अगर है तो ये कितना है, ये कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ माइनस 7 हो गया ना, समझ में आ रहा है, दैट इज ये 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा हो गया, समझ लो मेरे पास, क्लियर है। तो अगर ये 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा हो गया तो आपका डी डैश का, अच्छा सॉरी, डी डैश का जो वैल्यू है वो k टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा, ठीक है ना, वो k टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, k टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेल्टा का जो वैल्यू हो जाएगा वो डी डैश बाई k आएगा। मतलब अगर आप ये ऑपरेशन किसी भी डिटर्मिनेंट में लगा रहे हो तो इसी को मेंटेन करने के लिए अगर मैं दिस इक्वल टू दिस लिखना चाहता हूं और ये ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो जब भी मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा साथों साथ मुझे यहां पे 1/3 लगाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगा, आप देख चुके हो कि इसका आंसर -7 है, इसका आंसर -21 है, अगर मैं बाहर 1/3 नहीं लगाया तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा, वो चीज मैं यहां पर आपको बताने वाला था। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, क्लियर है। तो अगर आप इस तरह के ऑपरेशन कभी भी यूज करोगे जो आपको नहीं करना है, अगर कभी भी क्वेश्चन में जेई वगैरह में पूछ दिया इस टाइप का चीजें, ठीक है, तो आप समझ जाना कि उस डिटर्मिनेंट को मेंटेन रखने के लिए आपको यहाँ पे 1/k टाइम्स लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप जिस रो को चेंज कर रहे हो उसी को पहले अगर स्केल कर देते हो किसी स्केलर से, तब आपको 1/that स्केलर लिखना पड़ेगा पास में, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान से समझ के रखना, क्लियर है ना। अदरवाइज क्योंकि ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये डिटर्मिनेंट जो नया आता है इसका आंसर क्या हो जाता है, अगर मैं R1 चेंजेस टू k R1 कर देता हूं तो ये नया जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा ये ऑपरेशन करके, प्लस में कुछ करो ना करो जो भी है, ये नया ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी आएगा वो k टाइम्स ऑफ द डेल्टा हो जाएगा ना। तो उस चीज को अगर इक्वालिटी मेंटेन करना है तो 1/k को बाहर रखना पड़ेगा ताकि k कैंसिल आउट हो जाए, इसीलिए 1/3 लगाया, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्लियर है। तो वही चीज है, तो इस प्रॉपर्टी का अहमियत बहुत ज्यादा है, समझो। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख करके दिया है जिनको आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है कि भाई पहला चीज तो देखो कि Ri को अगर आप इस तरीके से ट्रीट करते हो, Rx Ri प्लस y Rj प्लस z Rk, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स x टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन, जो मैंने अभी आपको लिख के दिया, क्लियर है क्या, समझो। दूसरा है कि while applying this property at least one row or column must remain unchanged। उसका मतलब ही क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन एट ए टाइम आप कितना लगा सकते हो, उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जितना होगा -1, है ना। जैसे मैंने आपको बोला था थर्ड ऑर्डर अगर है तो 2 बार लगा सकते हो ऑपरेशन, एक ही स्टेप में आप मैक्सिमम 2 बार ऑपरेशन लगा सकते हो। अगर फोर्थ ऑर्डर है तो मैक्सिमम 3 टाइम्स लगा सकते हो, 4 - 1, समझ हो ना। अगर फिफ्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो मैक्सिमम आप 4 टाइम्स लगा सकते हो, एक को तो अनचेंज रखना ही होगा, क्लियर है। अगर सारे के सारे रो को आपने ऑपरेशन लगा करके चेंज कर दिया तो बात नहीं बनेगा, तब ये इसका इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक रो या फिर एक कॉलम को अगर इंटरचेंज आपका अनचेंज आपको रखना ही होगा, जैसे था वैसे ही रखना होगा, रिमेनिंग सारी चीज पे आप लगा सकते हो। अगर एक ही रो पे लगा के आपका काम सॉल्व हो रहा है तो बाकी पे लगाने का क्या जरूरत है, समझ लो ना, ठीक है। अगर बाकी पे लगाने का जरूरत आ रहा है तभी जाकर के लगाओ, बट एक को तो अनचेंज रखना ही होगा, ठीक है। या तो कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम को अनचेंज आपको रखना ही होगा, क्लियर। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते, प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ बाय पुटिंग x इक्वल टू a, मान लो आपका डिटर्मिनेंट जो है उस जगह पे 9 पोजीशन है, किसी भी जगह पे मैंने x का कोई फंक्शन डाल दिया या फिर बहुत जगह पे डाल दिया, मान लो x का कोई फंक्शन, और x इक्वल टू a पुट करने से वो डिटर्मिनेंट का आंसर वैनिश हो रहा है। वैनिश हो रहा है मतलब क्या, कि आंसर 0 आ रहा है, समझ रहे ना। तब x - a को मैं उस डिटर्मिनेंट का क्या बोल सकता हूं, एक फैक्टर बोल सकता हूं,
ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया डायरेक्टली। ठीक है, कि अगर मैं डिटर्मिनेंट में किसी जगह पे x का पोजीशन डाल देता हूं और x इक्वल टू a पुट करने के बाद मेरा आंसर वैनिश हो जाता है, जीरो आ जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर जरूर कौन होगा, x माइनस a होगा। ठीक है, सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि इफ r रोज बिकम्स आइडेंटिकल, ठीक है ना, दैट इज मान लो कि इस तरीके से हो रहा है ना, कि r रोज बिकम्स आइडेंटिकल हो गया है ना, x इक्वल टू a पुट करने के बाद एक फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, 4 रो है, ठीक है ना, और उसमें से एग्जैक्टली 3 रो आइडेंटिकल हो गया। ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू x इक्वल टू a पुट करने के बाद वैनिश हुआ, ऊपर वाले लाइन पे लिखा, वो वैनिश क्यों होगा? वो वैनिश इसीलिए होगा क्योंकि कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर कोई भी दो रो या फिर कॉलम सेम हो गया तो अपन क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। समझ में मेरी बात क्लियर है? बट अगर आपको दो से ज्यादा रो सेम मिल जाता है तब भी तो आंसर जीरो आएगा। बट उस केस में फैक्टर जो है वो x माइनस ए नहीं आएगा, x माइनस ए का पावर बढ़ता जाएगा। या कोई भी एक एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, कि अगर मैं बोलता हूं कि एग्जैक्टली आपके पास मिनिमम 2 रो तो सेम आना ही पड़ेगा आंसर जीरो आने के लिए। अगर 2 से ज्यादा दैट इज 8 रोज अगर आइडेंटिकल हो जाता है तब अपन आराम से बोल सकते हैं कि आपका डिटर्मिनेंट का जो फैक्टर होगा वो कौन होगा, x माइनस ए टू दी पावर r माइनस 1 होगा। समझ में मेरी बात क्लियर है? अभी देखो, अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकता हूं कि डिटर्मिनेंट वैनिश होने के लिए एटलीस्ट कितना रो सेम होना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 2 रो सेम होना पड़ेगा। अगर 2 रो सेम हो गया तो अपन बोल सकते हैं आंसर जीरो होगा। एटलीस्ट 2 रो तो सेम होना पड़ेगा, 2 रो या फिर 2 कॉलम, ठीक है ना, सेम होना पड़ेगा। अगर 2 रो सेम होता है तो कौन सा फैक्टर बाहर आता है कॉमन, x माइनस ए। क्यों आता है, x माइनस ए टू दी पावर 2 माइनस 1। अगर 3 रो सेम हो गया तो फैक्टर क्या आएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर। कैसे आएगा, 3 माइनस 1 करके आएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर r रोज आइडेंटिकल हो गया बाय पुटिंग x इक्वल टू a, देन आपका फैक्टर हो जाएगा x माइनस ए होल टू दी पावर r माइनस 1। इसीलिए आपको एग्जांपल लेकर के चेक करके देख सकते हो। क्लियर है क्या? समझ में मेरी बात? x इक्वल टू a पुट करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट वैनिश होता है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, बट वो डिटर्मिनेंट वैनिश होने का वजह अलग अलग हो सकता है, ये याद रखना। ये स्टार पॉइंट है कि अगर 2 रो जीरो होने की वजह से डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है तो तब तो x माइनस ए फैक्टर होगा। बट ये पॉइंट बहुत मैक्सिमम बुक्स में मिसिंग है कि अगर r रो सेम हो जाता है, ठीक है ना, तब आपका x माइनस ए फैक्टर नहीं होगा, तब x माइनस ए टू दी पावर r माइनस 1 सेम होगा। बिकॉज अगर 3 रो सेम हो गया तब भी तो रे भाई, 3 रो अगर सेम हो गए तब भी तो आपका डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आएगा ना। बट उस वक्त भी आपका फैक्टर तो x माइनस ए नहीं आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, फैक्टर आपका x माइनस ए होल स्क्वायर आएगा। तो क्यों, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन यह है कि डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होने के पीछे सिर्फ 2 रो सेम होना ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 से ज्यादा रो भी सेम हो सकता है। अगर 2 से ज्यादा रो सेम होकर के आंसर जीरो आता है तो फैक्टर अलग आएगा। क्लियर है? और इसी फॉर्मेट में आएगा। तो ये इसका जनरल स्टेटमेंट हो गया जो आपको याद रखना है। प्रूफ चाहते हो तो करके देखो, कोई भी एग्जांपल मान करके, एकदम सिंपल। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी में ये वाला आपको बताता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन अगर बेसिकली ये ज्यादातर जेई वगैरह पे काम आएगा, बोर्ड्स में तो आपको एक्सपांड करके दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? अगर लीडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल, इसको या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, है ना। एक डिटर्मिनेंट का लीडिंग डायगोनल, जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल का नीचे वाला ट्राइंगुलर रीजियन पूरा पूरा जीरो हो गया, या फिर इस डायगोनल का ऊपर वाला ट्राइंगुलर रीजियन पूरा पूरा जीरो हो गया, या फिर इस डायगोनल का ऊपर नीचे दोनों पूरा पूरा जीरो हो गया। उन सारे केसेस में, उन तीनों केसेस में जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, a1 b2 c3। तो ये प्रॉपर्टी अब याद रखो। ये प्रॉपर्टी क्या है, एक्सपांड करने से डायरेक्टली पता चल जाता है आपको। सिंपल सा चीज आप देख ही रहे हो कि अगर मैं इसको इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर देता हूं तो a1 into b2 c3 माइनस 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, a1 b2 c3, क्योंकि इन दोनों का कोफैक्टर तो है नहीं, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसको अगर मैं इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर देता हूं तो a1 into b2 c3 माइनस 0, खत्म। और अगर मैं इसको इस रो या फिर इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर देता हूं तो वही आएगा a1 into b2 c3 माइनस 0। क्लियर है क्या? समझ लो, ये तो आप एक्सपांड करके आराम से देख सकते हो कि ये आएगा। बट फिर भी मैंने याद दिला दिया कि अगर इस तरीके का कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दिख जाता है और मान लो a1 b1 ये सब की जगह पे मैं गंदे गंदे फंक्शंस बैठा देता हूं
तो डायरेक्टली आप डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके आंसर दे सकते हो, आपको डिटर्मिनेंट एक्सपांड करके देखने का भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये एक नोट या फिर प्रॉपर्टी तो नहीं कहूंगा, एक नोट की तरह ही आप देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन की तरह आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये 8 के 8 प्रॉपर्टीज आपको समझ नहीं आए तो क्वेश्चन में आप काफी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो आपका मुट्ठी में हो, ग्रिप में हो, बहुत अच्छे से आपका ये क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाएगा सर। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो सारे प्रॉपर्टीज को आप ग्रिप में लाओ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक एक प्रॉपर्टी। अभी मैं उनके ऊपर बेस करके आपको बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा और वो क्वेश्चंस के बाद जाकर के आपका टॉपिक जो है वो और ग्रिप में आएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्की बात? ठीक है ना? तो आप अच्छे से इन प्रॉपर्टीज को समझो, समझने के बाद ही अगला स्टेप जो है हमारा क्वेश्चन उसको आप देखो। क्लियर? चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा अगला पार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स लिखा 7 या 8। ठीक है, तो ये सारे देखो, ये सारे डिटर्मिनेंट्स मैंने इंपॉर्टेंट बोल के क्यों अलग करके लिखा, क्योंकि ये सारे डिटर्मिनेंट जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में जेई में आप देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन पूछ लिया या फिर डायरेक्टली ये सब किसी क्वेश्चन में सॉल्व होते होते आ गया। ठीक है ना? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जो आपको याद रखना चाहिए, जो बहुत फायदा होगा अगर आप याद रखोगे तो। ये सारे डिटर्मिनेंट्स का आंसर डायरेक्टली अगर आपको याद है तो बहुत फायदे में रहोगे आप। समझ रहे हो मेरे बात? क्लियर है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सारी चीज आप अच्छे से याद रखो और एक एक चीज का मैं प्रूफ बताता हूं और प्रूफ के थ्रू हमारा प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने सीखे उस चीज का एप्लीकेशन भी हो जाएगा और वो चीज थोड़ा अच्छे से कंफर्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना? सारी चीज को मैं एक एक क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करूंगा, बट हकीकत में मैं प्रॉपर्टी बोल के पढ़ा रहा हूं, सॉरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स बोल के पढ़ा रहा हूं ताकि आप याद रखो। अभी याद ना रखने से भी होगा, एग्जाम जाने से पहले जब फॉर्मूले सारे रिवाइज करोगे तब फॉर्मूला मान करके रिवाइज करके चले जाना, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो रहा है या फिर अगर डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन उठ करके आ जाता है तो आपको बहुत फायदा हो जाए बाकी लोगों से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको प्रॉपर्टी भी थोड़ा बहुत, सारे प्रॉपर्टीज तो नहीं मिलेगा यहाँ पे फ्लेवर, बट जो जो मिलता है एक या दो प्रॉपर्टी उसका फ्लेवर मैं आपको बताता जाऊंगा। बाकी अपन आगे जब क्वेश्चन करेंगे उसमें तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज होगा, उसके थ्रू अपन चीजें सीखते जाएंगे। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 देखिए, पहला वाला चीज क्या लिखा गया है यहाँ पे 1। ठीक है, 1 1 1। देखो एक तरीका, एक मतलब फालतू मेथड तो ये है ही कि सर आप प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं लगाना है तो आप डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपांड कर दोगे। इस डिटर्मिनेंट को भी आपने एक्सपांड कर दिए, इसको भी एक्सपांड कर दिए, दोनों का आंसर सेम दिखा दिए, देयरफॉर दिस टू डिटर्मिनेंट इक्वल होगा। तो ये तो एक फालतू मेथड है ना, जो कोई भी कर सकता है बिना प्रॉपर्टी को पढ़े भी। ठीक है, तो आराम से ये आप कर सकते हो, बट क्वेश्चन में ना बहुत बार लिख देता है कि विदाउट एक्सपांडिंग यू हैव टू प्रूव। ठीक है, कि बिना एक्सपांड किए हुए आपको ये चीज प्रूव करना है। ठीक है ना? तो बिना एक्सपांड किए हुए आप ये सब तो प्रूफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब तो आपको एक्सपांड करके ही फाइनल फॉर्मेट निकालना होगा। बट एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में कन्वर्शन, ठीक है ना, एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में कन्वर्शन, वो आप बिना एक्सपांड किए कर सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, और वो थोड़ा टफ सेक्शन हो जाता है इस चैप्टर का। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहते। ठीक है ना? जब भी उनको एक्सपांड करने का राइट उनसे हम छीन लेते हैं, जब भी क्वेश्चन में ये लिख देते हैं कि विदाउट एक्सपांडिंग वी हैव टू प्रूव, ठीक है ना, तभी दिमाग खराब हो जाता है हम सभी का। क्लियर है ना? क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई कर ही एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी भी स्टेप में मैं डिटर्मिनेंट को एक्सपांड नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी शीट में आप देखोगे कि विदाउट एक्सपांडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ जाइएगा और अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से करना होगा। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, मैं ऐसा मत समझो कि मैं इसको एक्सपांड करके प्रूफ कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं इसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करके ही प्रूफ करूंगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अपन कर सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो 1 1 1 ABC और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में लेके जाना है। पहला 2 रो तो सेम है, बट थर्ड रो जो है वो चेंज हो गया पूरी तरीके से। ठीक है ना? तो इस चीज को देखते हुए क्या आपको ये फील आ रहा है कि शायद यहाँ पे अगर ABC होता तो मैं ABC को कॉमन ले सकता था, बिकॉज किसी रो से या फिर किसी कॉलम से, है ना, एक स्केलर को आप कॉमन ले सकते हो। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट स्केलर बाहर आ जाएगा बस। ठीक है ना? तो यहाँ पे ABC अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या सोचोगे कि मैं कैसे भी करके ABC को लेकर के आता हूं। ठीक है ना? तो ABC लेकर के आने के लिए
यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, यहाँ पे बी चाहिए, यहाँ पे सी चाहिए। अभी इस रो को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो एबीसी बन जाएगा, ये ए स्क्वायर सी बन जाएगा, एबीसी नहीं बन पाएगा। तो तीनों जगह पे एबीसी बनाने के लिए आपको इस कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? और आप जानते हो ये चीज बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्स्ट्रा नोट देकर के ये चीज सिखा के दिया था कि अगर मैं कॉलम 1 को इस तरीके से चेंज करता हूं कि a टाइम्स ऑफ कॉलम C1, ठीक है, कॉलम 1 को ही मैं चेंज कर रहा हूं a टाइम्स ऑफ कॉलम C1, है ना। कॉलम 2 को मैं चेंज कर रहा हूं b टाइम्स ऑफ कॉलम C2, ठीक है ना। तो ये b होगा, b स्क्वायर होगा और ये abc हो जाएगा। और कॉलम C3 को मैं चेंज कर रहा हूं c टाइम्स ऑफ C3, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर और ये हो जाएगा abc, ठीक है। तो अगर मैं ये ऑपरेशन करता हूं तो आपको मैंने रो एंड कॉलम ऑपरेशन वाले प्रॉपर्टी में अच्छे से सिखा के दिया था कि अगर आप इस तरीके का चीजें कभी भी करते हो, दैट इज कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस समथिंग अगर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 के साथ ही अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कर देते हो तो बाहर 1/k आना चाहिए, अदरवाइज ये इक्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगा, ये इसका इक्वल कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तीन स्केलर से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे आपने a लेकर के आए, यहाँ पे एक और जगह पे आपने b लेकर के आए, एक और जगह पे c लेकर के आए, तो इन तीनों चीजों को आपको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ लो मेरी बात पक्का? तो ये आ गया 1/abc, ठीक है। और यहां से आप देखो अभी यहाँ पे एबीसी बन गया, तो इस एबीसी को आप कॉमन लेके जा सकते हो ना। अगर आप इस एबीसी को कॉमन लेकर के जा सकते हो तो क्या बन जाएगा, एबीसी बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा। अभी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है, क्लियर है। अभी अगर आपको इस डिटरमिनेंट तक पहुंचना है तो आप क्या करो, आप कुछ मत करो, आप ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आप रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज कर दो और फिर मतलब 2 बार इंटरचेंज कर दो तो माइनस 2 बार बाहर आएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। अभी मैं क्या लिखूंगा, एबीसी और इधर मैं क्या लिखूंगा 1 ऊपर आ गया और नीचे चला गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दैट इज मैंने क्या किया, मैंने किया R2 इज चेंज टू R3, दैट इज रो 2 चेंज होकर के किसमें चला गया, रो 3 में चला गया, ठीक है ना। ऊपर जाकर के मुझे अच्छा सॉरी एक माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है। और एक और बार अगर मुझे 1 को एबीसी के जगह पे लेकर के जाना है तो एक और बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये 1 एबीसी और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R2 इज R1, हाँ ये चेंज हुआ ना, चेंज हुआ, शिफ्ट तो नहीं किया ना, चेंज हुआ तो दोनों तरफ आप एरो लगाओगे, तो R2 इज चेंजेस टू R1, ठीक है। तो R2 को वापस R1 से मैंने रिप्लेस कर दिया और R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ तो आराम से हो गया, क्लियर। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ यहाँ पे आराम से हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आता है क्या कि ये इसके इक्वल प्रूफ हो गया, अभी इसका आंसर मुझे ये प्रूफ करना है। तो जब भी मेरे को ये प्रूफ करना होगा तो मुझे एक चीज तो दोस्त समझना पड़ेगा ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक चीज मेरे को समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो क्या है, वो ये है कि सर अभी आप डायरेक्टली एक्सपांड करके इस स्टेप तक पहुंच सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं डायरेक्टली एक्सपांड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 दिख गया, और अगर मुझे यहाँ पे 1 दिख गया तो मैं हमेशा सोचूंगा कि कैसे भी करके मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाऊं, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाऊंगा तो मेरा आंसर जो है वो बहुत ही आसानी से मेरे तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर सकता हूँ, पहला कॉलम को मैं रहने देता हूँ, क्योंकि ये जीरो तो तभी बनेगा ना जब 1 करोगे आप, ठीक है। और सेकंड कॉलम को, ये सब ऑपरेशन साइड में अगर नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स काटेगा बोर्ड एग्जाम में, पहले ही कंफर्म, ठीक है। ऑपरेशन तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे जीरो बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ठीक है ना। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, तो ये 1 माइनस C2 को चेंज कर रहा हूं, और कैसे चेंज कर रहा हूं, C2 माइनस C1, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, C2 इज चेंजेस टू C2 प्लस लैम्डा C1, वो वाला प्रॉपर्टी हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या लिया, -1 लिया, समझ रहे हो, ठीक है। तो वो वाला प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है ना, रो एंड कॉलम ऑपरेशन वाला प्रॉपर्टी ही अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, B माइनस A यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2,
ये भी कर सकते हैं ना अपन। तो C3 माइनस C2 या फिर C3 माइनस C1 ही करते हैं चलो। तो C3 माइनस C1 अगर करेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे C माइनस A और यहाँ पे C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। उससे ज्यादा तो लगा नहीं सकते बिकॉज ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन एट ए टाइम आप कितना लगा सकते हो? 3 माइनस 1 2 बार लगा सकते हो, 2 बार मैं लगा चुका हूं, उससे ज्यादा लगाना भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को ऐसा एक रो मिल गया ना जहां पे 2 2 0 आ गया, तो अभी मैं उस रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दूंगा। तो बहुत ही जल्दी मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस रो के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सपांड कर देता हूं तो क्या आएगा? सिर्फ 1 इंटू इट्स कोफैक्टर आएगा, बाकी तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो 1 इंटू इट्स कोफैक्टर कितना हो जाएगा? b माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस c माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यही आएगा। ठीक है, एक्सपांडिंग बाय रो 1। क्लियर है क्या? तो यहां से क्या आ जाएगा? c प्लस ए इंटू सी माइनस ए आएगा। तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए तो फैक्टर है, बाहर आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है? यहाँ पे c प्लस ए बच रहा है और यहाँ पे b प्लस ए, तो माइनस b माइनस ए हो जाएगा। तो a कैंसिल हो गया, तो ये c माइनस b हो गया। क्लियर है क्या? ये c माइनस बी अगर हो गया तो यहां से मैं माइनस कॉमन लेके जा सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो यहां से मैं c माइनस बी से माइनस और b माइनस ए से माइनस ले लेता हूं। तो ये a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करेगा। क्लियर है? तो यही आ गया आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कभी भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इनफैक्ट जेईई मेन में भी ये सब डायरेक्टली आपको यूज किया जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आप ये सब चीजों को समझ करके नोट कीजिएगा अच्छे से। क्लियर है क्या? समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का लिखिए अच्छे से, ठीक है ना? नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर नोट कर लेंगे बढ़िया से और समझ अगर नहीं आया, बस जो स्टेप पे बताते जा रहा हूं ना एग्जैक्टली वो स्टेप आप फॉलो करते जाना, और किसी चीज का कोई जरूरत है ही नहीं। जो बताते जा रहा हूं ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो करो कि किस तरीके से मैं कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं। और सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बोल देता विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दैट, डायरेक्टली बोल देता। तो आपको बिना किसी स्टेप में एक्सपांड किए जस्ट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए प्रूफ करना पड़ेगा जो अपन ने यहीं पे किए। ठीक है, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली एक्सपांड इसी स्टेप से ना करके प्रॉपर्टी लगा के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि एक डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने से पहले अगर आपका डिटरमिनेंट में 0 प्रेजेंट है तो आप उस रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो कोशिश करो बनाने का, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है ना, एक भी 0 नहीं था बट मैंने 2 0 प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है क्या? तो 2 0 प्रोड्यूस किया, उसके बाद आराम से ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना मेरे बात? पक्का? तो आप ध्यान से ये सब चीजों को समझ के आराम से कीजिए। क्लियर है? समझ लो? क्लियर? अभी अगर ये हो गया तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता है, ये तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या? ये क्यों ये लिखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तीनों की तीनों रो को अगर मैं तीनों कॉलम बना देता हूं तो आराम से मेरे पास ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि तीनों रो को प्रॉपर्टी 1 लगा दो ना इस डिटरमिनेंट में, तो आपको ये डिटरमिनेंट मिल जाएगा कि ऑल द रोज आर चेंज टू कॉलम्स 3, ऑल द 3 रोज। तो ये रो 1 बन गया कॉलम 1, ये देखो रो 2 बन गया कॉलम 2 और रो 3 बन गया कॉलम 3, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? इन दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा और एग्जैक्टली आपको सेम मिल भी रहा है। क्लियर है? और ये जो 3 चीज है ये तो मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, आराम से आप समझ सकते हो, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना। मैं क्या बताऊं आपको, बोलो ये 1 1 1 है, 1 1 1 है, 1 1 1 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपांशन करके आपको प्रूफ करना है, क्योंकि ये तो किसी अदर डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने का तो जरूरत है नहीं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो डायरेक्टली आप कैसे करोगे? जस्ट आप यहाँ पे 2 0 बनाओ, पहले यहाँ से मैंने 2 0 बनाया, C2 चेंज टू C2 माइनस C1, कोई भी कॉलम ऑपरेशन यूज करके आप 2 0 बनाओ, क्योंकि रो ऑपरेशन यूज करके यहाँ पे आप 0 नहीं बना सकते और गंदा होगा। R2 माइनस R1 या फिर R3 माइनस R2 या फिर R3 माइनस R1 कुछ भी अगर करोगे तो फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम माइनस कॉलम करने से 0 बनेगा, तो इन तीनों पे भी कॉलम ऑपरेशन ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? कॉलम ऑपरेशन लगाओ, 2 0 बनाओ, फिर एक्सपांड कर दो उस रो के अकॉर्डिंग जहां पे आपने 0 बनाए, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर फैक्टराइज कर देना आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? ये तीनों होमवर्क है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी में मैं चेक जरूर करूंगा। ठीक है, अपन चलिए अभी 6 करते, 7 करते और 8 करते। क्लियर है? चलो 6 7 और 8 से अपन स्टार्ट करते हैं वापस। ठीक है, 6 7 और 8
चलिए देखते हैं 6, 7 और 8 क्या करते हैं इसमें और क्या करने का है एग्जैक्टली। ठीक है ना, 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एबीसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बीसी सी ए ए बी। ठीक है, इस चीज को मुझे चेक करना, चेंज करना है। एबीसी है, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे है बीसी सी ए ए बी। ठीक है, बीसी सी ए ए बी। अभी इस चीज को अगर मुझे चेंज करना है तो वापस मेरे को यहाँ पे एबीसी बीसी सी ए बी देख लिया, तो बीसी सी ए बी देखते ही मेरे को याद आ जाएगा कि मैं 1/एबीसी कर देता हूँ और अंदर ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉलम 1 में, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी से और कॉलम 3 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि C1 चेंजेस टू A टाइम्स ऑफ C1, C2 चेंजेस टू B टाइम्स ऑफ C2 एंड C3 चेंजेस टू C टाइम्स ऑफ C3। ठीक है, तो यहां से अभी क्या मिलेगा आपको, ABC आप आराम से कॉमन लेकर के आ सकते हो ना, यहाँ से ABC अगर कॉमन लेकर के आ सकते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब और यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट होकर के 1 आ रहा है चीजें। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, अभी अगर यहाँ तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा रो को। ठीक है, तो 2 बार इंटरचेंज आप कर लो, है ना। एक बार आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे आप 1 1 1 लेकर के आओ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लेकर के आओ, तो ये क्या हो जाएगा, रो 3 इज चेंज टू रो 2। और एक और बार आप क्या करके आओ, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक माइनस साइन आएगा बाहर और एक और बार रो 1 और 2 को इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो यहाँ से वापस अपन ने रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज कर दिया। और अभी तो सबको पता है, अभी तो 2 ऑपरेशन लगाना है, C2 चेंज टू C2 माइनस C1 और C3 चेंज टू C3 माइनस C1। तो यहाँ पे 1 0 0 नीचे जो भी आया लिखो और फिर इस रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपांड कर दो, आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, समझ है मेरी बात, पक्का। एक क्वेश्चन अगर समझ गए अच्छे से इस प्रोफाइल में तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन उसी फ्लो में आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर है क्या, समझ लो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 7 को अपन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के चॉइस के लिए। तो ए बी सी ए हो गया, ये हो जाएगा बी सी सी ए ए बी और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी। क्लियर है, सही है। तो सबसे पहले हमें एबीसी तो अभी बना हुआ मिला, एबीसी तो बना हुआ मिला ना। बहुत अच्छे क्या करते हैं, यहाँ पे तो एबीसी बना हुआ है तो इसको एबीसी बनाने चले जाते हैं, डबल फायदा सोचते हैं। लेकिन जब भी इसको एबीसी बनाने जाओगे तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसको जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा इस रो को, क्योंकि अभी तो ये रो पे है, पहले ये कॉलम पे था, अभी ये रो पे है, तो इस रो 1 को जब मैं ए टाइम्स ऑफ रो 1 करूंगा तो ये ए स्क्वायर बीसी बन जाएगा। अगर ये ए स्क्वायर बीसी बन गया तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, फायदा होगा बट फिर भी अजीब सा चीज लगता है। तो इससे अच्छा पहले इस एबीसी को कॉमन ले लेते ना, पहले इस एबीसी को कॉमन ले लेते हैं, फिर जो करना है आप करो, क्या दिक्कत है, फिर जो भी करना है आप करो, कोई इश्यू नहीं है। अभी आप ए से मल्टीप्लाई करो, है ना, एबीसी डिवाइडेड बाई आप एबीसी करके यहाँ पे आप ए से मल्टीप्लाई करो रो 1 को, ठीक है, बी से मल्टीप्लाई करो रो 2 को और सी से मल्टीप्लाई करो रो 3 को। ठीक है ना, रो 1 इज चेंज टू a टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 इज चेंज टू b टाइम्स ऑफ रो 2। उल्टा साइड में एरो मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे आप इंटरचेंज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप। ठीक है, ये हो गया आपका ऑपरेशन। ठीक है ना, अभी अपन एबीसी बाई एबीसी तो 1 हो गया, आगे कैसे करेंगे, आगे यहाँ पे वापस आपका एबीसी जनरेट हो गया, तो इस एबीसी को वापस कॉमन ले लो, तो यहाँ से एबीसी आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। वही लॉजिक बार बार लगाना है, आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, अभी 1 1 1 आ गया, 1 1 1 को हटा करके इसमें लेकर के जाना है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि वापस क्या कर देंगे, एबीसी से डिवाइड कर देंगे और एबीसी से अगर डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज को। दैट इज R1 चेंज टू A टाइम्स ऑफ R1, R2 चेंज टू B टाइम्स ऑफ R2, R3 चेंज टू C टाइम्स ऑफ R3। क्लियर है, समझ मेरी बात। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, यहां से आराम से एबीसी बाई एबीसी तो 1 हो गया और अभी इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले
कॉलम 1 और कॉलम 2 को आप इंटरचेंज करो, ठीक है, तो एक माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा। जो पहले कॉलम फिर बाद में रो में कर रहे थे, अभी पहले रो और बाद में कॉलम में कर रहे हो, और कुछ नहीं, ठीक है ना। C1 इज इंटरचेंज टू C2, और उसके बाद आपका क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो यहाँ पे आपने क्या किया, C2 इज चेंज टू C3, आ गया। क्लियर है क्या, बस खत्म। अभी आपको क्या करना है, अभी यहां से आपको कुछ मत करो, यहां से आप डायरेक्टली एक्सपांड करके आंसर निकाल सकते हो। या तो आप इस स्टेप से डायरेक्टली एक्सपांड करो, या तो बेटर होगा इसी स्टेप से एक्सपांड कर दो, ठीक है ना, इसी स्टेप से आप एक्सपांड कर दो, ठीक है ना। अगेन आप लिख सकते हो ना, अगेन दिस इज इक्वल टू एबीसी इनटू दिस, फिर आप इस स्टेप पे कॉलम, अभी तो रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये रो पे है ना। अभी अगर मुझे जीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक तो कर लिए प्रूफ, फिर यहां से इस चीज को डायरेक्टली एक्सपांड ना करके, या फिर यहां से भी कर सकते हैं, यहां से तो ए कॉमन जा रहा है ना, ए कॉमन जा रहा है, बी कॉमन जा रहा है, सी कॉमन जा रहा है, वापस कॉमन लो तो 1 1 1 बन जाएगा। फिर आप अभी तो ऐसे वर्टिकली 1 1 1 बना ना, तो जीरो अगर बनाएंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 होगा, तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा, और रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1 होगा, या फिर रो 2 होगा, तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो एट द टाइम आप मैक्सिमम 2 चेंजेस कर सकते हो, बिकॉज ये सारे के सारे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ना, तो मैक्सिमम चेंजेस एट ए टाइम 3 माइनस 1। क्लियर है, समझ रहे हो, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो इस चीज को अच्छे से समझ के करना है। तो इसके बाद एबीसी कॉमन ले लेना इसी स्टेप से, यहाँ पे और जरूरत नहीं आना, इसी स्टेप से एबीसी रो 1 से रो 2 और रो 3 से ए बी सी कॉमन ले लेना, नया डिटर्मिनेंट आएगा, उसमें आप रो ऑपरेशन लगाओ 2 बार, तो 2 जीरो बन जाएगा, फिर जो पहला कॉलम है वो बन जाएगा आपका 1 0 0, इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपांड कर देना, लास्ट में लिख देना बाय एक्सपांडिंग विद कॉलम 1, ठीक है। क्लियर, तो आराम से ये सब प्रूफ हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सब, ठीक है। तो अभी लास्ट जो प्रॉपर्टी आता है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बोल सकते हो, इसको अपन साइक्लिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। आप इसका साइक्लिसिटी को देख सकते हो, एबीसी बीसीए सीएबी, ठीक है ना, एबीसी ये अपना साइक्लिक डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसका साइक्लिसिटी आपको नजर आ रहा होगा, एबीसी बीसीए सीएबी इस तरीके से चल रहा है, हाँ, ए बी सी, पहले ए बी सी फिर बी सी ए, ठीक है, और बी सी और ए, और फिर सी ए और बी। क्लियर, समझ लो ना मेरी बात, इस तरीके से चल रहा है साइक्लिसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली ये प्रूव करना है तो एक्सपांड कर दो डायरेक्टली, और कोई जरूरत नहीं, किसी भी रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दो, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। और ये सब जगह से आपको आखिरी स्टेप तक कैसे पहुंचना ये आप ऑलरेडी पता भी हो सकता है आपको, बट यहां से यहां तक तो पता ही होगा, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक्सपांड कर दोगे तो ये तो आ जाएगा, ये तो मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, और इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहां से अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा बाहर और अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मेट आ जाएगा, आराम से ये फॉर्मेट आ जाएगा। आप जानते हो 2 सी हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ से एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर एक तो ऐसे भी लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर बना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी लिया, और रिमेनिंग सी ए और सी ए लिया, तो आंसर आ गया। क्लियर, ये तो प्रूफ हो सकता है, बट इसी स्टेप से आपको ये चीज ओमेगा वाला चीज कैसे प्रूफ करना है वो बता देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी तो था ही, एक माइनस बाहर में था, ठीक है। अब इस चीज को अपन कैसे अरेंज करेंगे उस चीज को देखो, ए स्क्वायर है, ठीक है ना, अभी बी स्क्वायर इंटू 1 है ना, 1 को मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा क्यूब लिख देता हूँ, और सी स्क्वायर इंटू 1 भी है, उस 1 को भी मैं ना लिख करके क्या लिख देता हूँ, आराम से ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं ना, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो होगा नहीं। क्लियर है क्या, ओमेगा क्यूब तो आराम से अपन लोग लिख सकते हैं, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, बट इस स्टेज में अगर आपको चलना है तो आपको ऐसे करना होगा ना, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। एक काम करो, यहां से कैसे प्रूव करोगे, अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है तो आप इसको फैक्टराइज करो तो आपको पता चल जाएगा क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर
प्लस बी सी ओमेगा टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो ये तो सी स्क्वायर ही होगा, है ना। और बी स्क्वायर कहाँ होगा भाई, बी स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब एक और टर्म होगा। तो ये सारे के सारे तो मैंने बना लिया यहाँ, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये तो मैंने बना लिया, ठीक है। अभी अगर मुझे अगला पार्ट बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे देख ए बी और -1 है ना साथ में, तो इस -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में देखोगे सेंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, क्योंकि आप जानते हो ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी टू, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज यहाँ पे यूज हो सकता है। प्लस बी सी इंटू इसको भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दो और सी ए इंटू इसको भी आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ से फैक्टराइज करो, इस तरीके से आराम से मार्च करो इसको, आराम से ये ऊपर वाले चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ लो मेरी बात, क्लियर है क्या, बस आराम से चीजें खत्म हो जाएगा। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये फैक्टर, और दूसरा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ये मैंने क्लास 11 में ओमेगा जब पढ़ाया था आपको तब भी कराया था ये फैक्टराइजेशन, इस तरीके का बहुत सारे फैक्टराइजेशन कराया था इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये सब भी डायरेक्टली 1 और मोर देन 1 ऑप्शन में अगर क्वेश्चन सिंपल होता है तो डायरेक्टली ये सब भी एक चॉइस बन सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो, है ना, तो ये पार्ट तो अपन ने पूरा बातचीत कर लिए, ठीक है ना। अभी अपन नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और वो है हमारा क्वेश्चन वाला सेगमेंट, ठीक है। तो अभी हम बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और वही है आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस में, क्योंकि इस बार को सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिलेबस में हटा दिया जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो वो अपन बाकी आगे अगले लेक्चर से ही बात करेंगे, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस।